क्या आप लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पास मामा अर्थ के 1.3 मिलियन इक्विटी शेयर्स हैं, यानी 75 लाख का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने 4 साल पहले किया था, आज की तारीख में वो 80 करोड़ का हो गया है। रिसेंटली मामा अर्थ के ओनर होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने फाइल किया है एक ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विद मार्केट रेगुलेटर सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास इन्होंने फाइल किया है ये प्रोस्पेक्टस टू रेज फंड्स थ्रू एन आईपीओ विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली ये जो कंपनी है ये अपने फंड्स को रेज करना चाह रही है बाय ऑफरिंग एन इक्विटी शेयर विच विल बी ऑफ वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ थ्रू द पब्लिक इशू। ये जो मामा अर्थ का आईपीओ है इट कंप्राइजेज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्रीगेटिंग अप टू 400 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल ऑफ अप टू 4.7 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। ये जो ओएफएस है जिसे हम ऑफर फॉर सेल कह रहे हैं इट कंप्राइजेज ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय प्रमोटर वरुण अलग एंड गज़ल अलग। इसके साथ साथ इसमें जो लोग हैं वो हैं इवॉल्वेंस इंडिया फंड 3 लिमिटेड, फायरसाइड वेंचर्स इन्वेस्टमेंट फंड, स्टेलरिस वेंचर पार्टनर्स इंडिया। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स इसके अंदर शामिल हैं इट इंक्लूड्स कुणाल बहल, ऋषभ हर्ष मारीवाला, रोहित कुमार बंसल and actress Shilpa Shetty Kundra. Mamaearth was the first unicorn of 2022 and now it is the last unicorn to file for an IPO. Mamaearth को स्टार्ट किया गया था 2016 के अंदर बाय हस्बैंड वाइफ डुओ गज़ल एंड वरुण अलग। This company became profitable in 2022 with net earnings of rupees 14 crore as compared to the losses of rupees 1,332 crore in 2021 and 428 crore in 2020. सो 2022 के अंदर प्रॉफिट अर्न करने के बाद ही मामा अर्थ ने डिसाइड किया दैट दे विल गो फॉर एन आईपीओ। अब ये आईपीओ होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम समझेंगे। अगर हम आईपीओ विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बात करें तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेशन टू द पब्लिक, यानी वो कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हों। और ये जो आईपीओ है ये अलाउ करता है कंपनी को टू रेज इक्विटी कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर्स। सो ये जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ प्राइवेट टू अ पब्लिक कंपनी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्राइवेट investors to fully realize gains from their investment as it typically includes a share premium for current private investors. साथ साथ ये अलाउ करता है पब्लिक इन्वेस्टर्स को टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑफरिंग। लेकिन अब ये आईपीओ काम कैसे करता है, क्योंकि आईपीओ से पहले ये जो कंपनी होती है ये एक प्राइवेट कंपनी कंसिडर की जाती है एंड एज अ प्री आईपीओ प्राइवेट कंपनी ये जो बिजनेस होता है इट हैज़ ग्रोन विद अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे कि फाउंडर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अलावा प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स। ये जो आईपीओ होता है ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है कंपनी को विद एक्सेस टू रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दिस गिव्स द कंपनी अ ग्रेटर एबिलिटी टू ग्रो एंड एक्सपैंड। सो जैसे ही एक कंपनी को लगता है कि वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं, उन्होंने इतनी ग्रोथ हासिल कर ली है दैट नाउ दे विल बी एबल टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द सेबी, देन ओनली दे गो फॉर आईपीओ। लेकिन अब ये आईपीओ फाइल करने का भी एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ फाइल करना है तो उन्हें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है हायरिंग ऑफ एन अंडर राइटर और इन्वेस्टमेंट बैंक। सो आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी को हेल्प लेनी होगी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स की। सो द अंडर राइटर अश्योर्स द कंपनी अबाउट द कैपिटल बीइंग रेज्ड एंड
acts as a intermediary between the company and its investors. ये जो experts होते हैं ये study करते हैं, research करते हैं about the crucial financial parameters of the company and then they sign an underwriting agreement. ये जो underwriting agreement होता है it consists of details of the deal, amounts to be raised and details of the securities being issued. सेकेंड स्टेप इज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन. इस स्टेप के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, जिसे हम रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो प्रोस्पेक्टस है इसका सबमिशन मैंडेटरी है अंडर द कंपनीज एक्ट एंड दिस डॉक्यूमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द कंपल्सरी डिस्क्लोजर्स एज पर द सेबी एंड कंपनीज एक्ट. सो क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा कंपनी को. सबसे पहले जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स हैं उन्हें उसे डिफाइन करना होगा. इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं दैट कुड इम्पैक्ट अ कंपनीज फाइनेंसेस उसके बारे में डिस्क्लोज करना होगा. कैसे मनी रेज किया, जो मनी रेज किया इन्वेस्टर्स से उसे कहाँ खर्च किया इसे बताना होगा. एंड दे विल ऑल्सो हैव टू गिव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंपनी इन द ओवरऑल इंडस्ट्री सेगमेंट. इसके अलावा उन्हें डिटेल देनी पड़ेगी कि उनका कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उनकी कंपनी की कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द की मैनेजमेंट पर्सनल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट. और अगर कोई भी और लीगल इन्फॉर्मेशन है या कोई भी लिटिगेशन उनके अगेंस्ट में है अगेंस्ट द कंपनी अलॉन्ग विद मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन, इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में कंपनी को रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो है डिस्क्लोजर देना होगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होगी. सो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया इसे हमें सबमिट करनी होगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी 3 days बिफोर द ऑफर ओपन्स टू द पब्लिक फॉर बिडिंग. और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने सबमिट की है द सबमिटेड रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी कंप्लाइंट विद द SEC रूल्स. और सबमिशन के बाद कंपनी जो है एक एप्लीकेशन लगा सकती है, भर सकती है फॉर एन IPO टू सेबी. Third step is verification by SEBI. So the market regulator SEBI verifies the disclosure of facts by the company और अगर उनकी application approve हो जाती है then the company can announce a date for its IPO. इसके बाद they have to make an application to the stock exchange for floating its initial issue. After completing all this process, now the company will have to create a buzz by roadshows. So before an IPO opens to the public, अब कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी को एक बस क्रिएट करना होगा मार्केट के अंदर बाय रोड शोज़. सो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्टाफ है कंपनी का, दे विल एडवर्टाइज द इम्पेंडिंग IPO अक्रॉस द कंट्री. ये सब क्यों होता है? इट इज़ बेसिकली अ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टैक्टिक टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. और इसके अंदर क्या होता है, द की हाईलाइट्स ऑफ द कंपनी आर शेयर्ड विद वेरियस पीपल इंक्लूडिंग बिजनेस एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर्स. सो ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं ये अडॉप्ट करते हैं काफ़ी सारे यूजर फ्रेंडली मेजर्स लाइक क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, ग्रुप मीटिंग्स, ऑनलाइन वर्चुअल रोड शोज एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइसिंग ऑफ IPO. सो अब ये सब करने के बाद जो है कंपनी क्या कर सकती है, इट कैन इनिशिएट प्राइसिंग ऑफ IPO आइदर थ्रू फिक्स्ड प्राइस IPO और बाय बुक बाइंडिंग ऑफरिंग. अगर हम फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग की बात करें तो इस केस में जो प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक है ये एडवांस में ही अनाउंस कर दिए जाते हैं. लेकिन in case of book binding offering, a price range of 20% is announced, following which investors can place their bids within the price bracket. तो bidding process जो होता है इसके अंदर investors have to place their bids as per the company's quoted lot price जो which is the minimum number of shares to be purchased. इसके साथ साथ कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है IPO फ्लोर प्राइस भी जो कि है मिनिमम बिड प्राइस एंड IPO कैप प्राइस विच इज़ द हाईएस्ट बिडिंग प्राइस. सो इसके अंदर जो बुकिंग है इट इज़ टिपिकली ओपन फॉर 3 to 5 वर्किंग डेज एंड इन्वेस्टर्स कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवाइजिंग देयर बिड्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. एंड आफ्टर द completion of the bidding process, the company will determine the cut-off price which will be the final price of the issue will be sold. और इसके बाद द कंपनी विल डिटरमाइन द कट ऑफ प्राइस विच इज़ द फाइनल प्राइस एट विच द इशू विल बी सोल्ड.
लास्ट स्टेप जो इसके अंदर है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। सो वंस दी आईपीओ प्राइस इज फाइनलाइज्ड, कंपनी क्या करेगी, अलॉन्ग विद द अंडरराइटर्स इट विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड टू ईच इन्वेस्टर, और इन केस देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन देन इन दैट केस पार्शियल अलॉटमेंट्स विल बी मेड। और ये जो आईपीओ स्टॉक्स होते हैं दे आर यूजुअली अलॉटेड टू द बिडर्स विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ द लास्ट बिडिंग डेट। अब ये तो हम समझ गए कि अगर किसी कंपनी को आईपीओ के लिए फाइल करना है तो उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, लेकिन अगर एज अ पर्सन मैं किसी आईपीओ के अंदर जो है अलॉटमेंट चाहती हूँ तो मेरे लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या क्या करना होगा, उसी के बारे में अब हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि दिस इज़ वेयर योर शेयर्स विल बी स्टोर्ड आफ्टर अलॉटमेंट। देन यू शुड हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट। सो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू कैन ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट विद एनी सेबी सर्टिफाइड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसके बाद आपके पास यूपीआई आईडी भी होना चाहिए। सो यू कैन आइदर यूज़ एनी एग्जिस्टिंग यूपीआई आईडी जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, या फिर आप एक यूपीआई आईडी को क्रिएट भी कर सकते हो एट एनी लाइक एट भीम पे। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। सो यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट टू पे द शेयर्स अप्लाइड। पहले क्या होता था, ये जो अमाउंट बिड होता था फॉर द शेयर्स इट वाज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, और बाद में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो रिमेनिंग अमाउंट होता था वो क्रेडिट हो जाता था। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए सेबी ने फॉर्मुलेट किया ASBA, जो कि है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स टू सिंप्लीफाई दिस फुल प्रोसीजर। अब ASBA के अंदर क्या होता है, कुछ जो अमाउंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स यू बिड फॉर, और अलॉटमेंट के बाद जो भी कैश है वो डेबिट हो जाता है फ्रॉम द बैंक, एंड इफ़ यू गेट फ्यू शेयर्स देन इन दैट केस जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो अनब्लॉक हो जाता है। सो ये जो ASBA का प्रोसीजर है ये काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वन, और इसीलिए सेबी ने इसे इंट्रोड्यूस किया। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टिंग इन आईपीओ की बात करें तो ये काफ़ी इजी है, जस्ट लाइक ABC। लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफ़िल करने पड़ते हैं, और तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब वो क्या होते हैं? सबसे पहला है यू मस्ट बी एन अप्रूव्ड इन्वेस्टर एज पर सेबी गाइडलाइंस। सो अभी जो है 4 टाइप्स के इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयज़। सेकेंड इज दैट यू शुड हैव अ डीमेट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट विद एनी रिकॉग्नाइज्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन इंडिया। thirdly you must have a permanent account number जिसे हम पैन के नाम से जानते हैं, and your bank savings or current account must be linked to the demat account. Fifthly, your bank account should have sufficient credit balance to fund the application. So ये जो amount होता है application का ये instantly debit नहीं होता, ये logged रहता है until the allotment date. So if you are allotted the shares तो वो जो amount है वो transfer हो जाएगा from your bank account to the company's account. So अगर आपको IPO allotment नहीं मिलता है in that case जो भी blocked money है वो unblock हो जाएगा, और उसके बाद वो पैसा आप कहीं पर भी कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अब हम ये तो समझ गए कि आईपीओ फाइल करने का क्या प्रोसेस है कंपनी के लिए, और अगर आप अलॉटमेंट चाहते हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन इस आईपीओ को फाइल करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में अब हम समझेंगे। सो टू एंश्योर अ हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट, सेबी जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस करता रहता है इन दिस आईपीओ प्रोसेस के अंदर। तो सेबी के पास ये जो पावर थी ये पहले नहीं थी, 1992 तक उनके पास ये पावर नहीं थी। 1992 से पहले इट वाज रेगुलेटेड बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। लेकिन जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पास हुआ, देन सेबी वाज अलॉटेड न्यूमरस पावर्स टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द सिक्योरिटीज मार्केट। सो ये जो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2009 है, जिसे हम सेबी ICDR के नाम से भी जानते हैं, ये रूल्स ले डाउन करते हैं रिगार्डिंग द पब्लिक ऑफर इन इंडिया। इसके साथ साथ जो और लॉज हैं विच आर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 एंड द कंपनीज एक्ट 2013, ये सब जो है प्रोवाइड करते हैं लीगल कंप्लाइंसेस एंड प्रोसेसेस फॉलोड फॉर फाइलिंग एन IPO।
सो ये जो सेबी की गाइडलाइंस हैं इट डिवाइड्स द होल प्रोसेस इनटू टू. वन इज़ फॉर अनलिस्टेड कंपनीज एंड द अदर इज़ फॉर लिस्टेड कंपनीज. अब आप सोच रहे होंगे लिस्टेड कंपनीज के लिए क्यों, क्योंकि अगर कोई फर्दर आईपीओ चाहता है उस केस में. बट आज में हम बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं. बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में डिफरेंस क्या होता है. प्राइवेट कंपनीज विद डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज, एंड इफ अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इट इज कंसिडर्ड एज एन अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी. सो सेबी जो है 3 डिफरेंट रूट्स प्रोवाइड करता है फॉर एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर मेकिंग इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर इन इंडिया. पहला जो रूट है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रूट. इसके अंदर जो है द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ द इशूअर मस्ट बी मोर देन 1 करोड़ इन ईच प्रीवियस 3 ईयर्स. इसके अंदर जो मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ द इशूअर है इट मस्ट बी मोर देन 3 करोड़ ईच एंड नॉट मोर देन 50% ऑफ दीज एसेट्स मस्ट बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी एसेट्स इन द प्रीवियस 3 ईयर्स. नेक्स्ट रूट जो अवेलेबल है वो है QIB रूट. इसके अंदर जो कंपनीज जिनको लार्ज कैपिटल बेस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ऑपरेशंस लेकिन दे आर अनेबल टू फुलफिल द कंडीशंस लेड डाउन, इन दैट केस क्या होता है, ये जो कंपनी होती है इट कैन एक्सेस द पब्लिक इंटरेस्ट वाया द बुक बिल्डिंग प्रोसीजर. सो इस प्रोसेस में क्या होता है, 75% ऑफ द कंपनीज नेट ऑफर टू द पब्लिक मस्ट बी अलॉटेड कंपल्सरीली टू द qualified institutional buyers, and if the company is unable to achieve the minimum subscription of QIB, in that case it becomes liable to refund the subscription fees. थर्ड रूट जो है वो है अप्रेजल रूट का. अप्रेजल रूट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट होता है या फिर पब्लिक ऑफर होता है इट इज़ अप्रेज्ड एंड पार्टिसिपेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 15% बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ऑफ विच अ मिनिमम ऑफ 10% comes from the appraisers. So ये जो appraiser route है it comes with the condition that the minimum post issue face value capital must be of 10 crore rupees और a mandatory market making must be there for at least 2 years. और ये जो सारे norms जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया it includes the requirement of at least 1000 prospective allottees in the issuer company's public issue. सो अगर हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तो लिस्टेड कंपनी IPO के लिए फाइल नहीं करती बल्कि FPO के लिए फाइल करती है विच इज़ फर्दर पब्लिक इशू. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेबी. सेबी है क्या? सेबी विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ मार्केट इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसे इस्टेब्लिश किया गया था 12th April 1988 को as an executive body and was given statutory powers on 30th January 1992 through the SEBI Act 1992. Currently Madhabi Puri Buch जो है चेयरमैन है सेबी की. शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी. अगर हम सेबी के फंक्शंस की बात करें तो इसका काम है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ एंड प्रमोट द डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट. सेबी जो है वो रिस्पॉन्सिव है टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स विच इंक्लूड्स इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टर्स एंड मार्केट इंटरमीडियरीज. सेबी इज़ बेसिकली 3 पावर्स रोल्ड इनटू 1 बॉडी. सो उनकी क्या क्या काम करते हैं? इट एक्ट्स एज क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव. अगर हम क्वाजी लेजिस्लेटिव की बात करें तो इट ड्राफ्ट्स रेगुलेशंस इन द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, इट कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन इन इट्स एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड इट पासिस रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स इन द जुडिशियल कैपेसिटी. सो ये सब जो पावर्स हैं इट मेक्स इट वेरी पावरफुल. लेकिन ऐसा नहीं है कि सेबी ने जो डिसीजन दिया वो फाइनल होगा. देयर इज़ एन अपील प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी और इसीलिए देयर इज़ अ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विच इज़ अ 3-member ट्राइब्यूनल एंड इज़ करेंटली हेडेड बाय जस्टिस तरुण अग्रवाल. जो सेकेंड अपील जो लाई करती है अगर कोई पर्सन सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, इन दैट केस दे कैन अपील डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. आप कैसे IPO फाइल कर सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.